प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर सेट आपके प्यारे कमेंट्स की वजह से आ गया है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का, और बढ़िया तरीके से इसका सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट इसके सॉल्यूशन को। इससे पहले आपकी चारों सेट्स, हर सब्जेक्ट के पांचों सेट्स करवा दिए गए हैं। कोई भी ये सेट्स अगर आपका बचा हुआ है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सारे सब्जेक्ट के पांचों सेट कंप्लीट करा दिए हैं इस चैनल पे। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी को हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही हमने आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भैया इसको जे.एम. कीन्स ने लिखी थी, जिनको जॉन मेनार्ड कीन्स के नाम से पूरा जाना जाता है। अगर आपको पूरा नाम याद नहीं रहता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जे और एम, जे.एम. कीन्स लिख देना, आंसर सही हो जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी हैज़ बिन रिटन बाय जॉन मोनार्ड केन्स। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, माल सूची में नियोजित संचयन से क्या तात्पर्य है? तो वह माल सूची संचयन जिसके लिए पहले से योजना बनाई गई है, नियोजित माल सूची संचयन कहलाता है, और ये सदा धनात्मक होता है। ध्यान रखना है आपको कि इसकी प्रकृति हमेशा धनात्मक होती है। द इन्वेंट्री accumulation for which the plan has already been made is called the planned inventory accumulation. It is always positive। बहुत प्यारा सा आंसर, बहुत छोटा सा आंसर जो है आपको मिला है यहाँ पे, और इसी तरह के आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के अंतर बताने हैं। बहुत सारे अंतर होते हैं, आपको जो अच्छे तरीके से इससे पहले वाले सेट्स में बहुत सारे अंतर दिए हैं। तो मैं तो कहूँगा सिंपली आप कोई भी एक अंतर आपसे पूछा है, केवल एक अंतर पूछा है आपसे, तो आप यहाँ पे कितने अंतर हैं, 6-7 अंतर याद रखिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में आता है ये, तो वहाँ पे आपको सारे अंतर याद होने चाहिए। तो आप कोई भी अंतर लिख सकते हैं। यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में मैंने दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में अंतर जो है बता रखा है। अगर आप ये सिंपली कह सकते हो तो जो केंद्रीय बैंक है वो जो है सर्वोच्च बैंक होता है। ठीक है, और व्यापारिक जो है ये बैंक जो है केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है इस केंद्रीय बैंक जो है आपका मुद्रा का जो है क्या करता है, आपका मुद्रा को बंटवारा करता है, मुद्रा को छापता है। और इनका काम जो है मुद्रा को छापना या बंटवारा करना नहीं है। उसके अलावा और सारी है, संख्याओं में जो है ये 12 केंद्रीय बैंक है संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ करके, और जिसमें से सभी अन्य देशों में एक एक बैंकिंग केंद्र है। ठीक है, इसके अलावा देश में अनेक व्यापारिक केंद्र हो सकते हैं या होते हैं। इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। इसका कोई भी आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। कर की परिभाषा जो देनी है, तो कर को हम डिफाइन करेंगे। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को परिवारों, फर्मों या फिर संस्थागत इकाइयों द्वारा दिया जाता है। यानी कि कर क्या है? ऐसा भुगतान है जो कोई सरकार को जो है वो परिवार दे सकता है, फर्म दे सकती है, या संस्थागत कोई इकाई है वो देती है, और इसके बदले में किसी भी सेवा की प्राप्ति की आशा नहीं की जाती है। यानी कि आप टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसके बदले में कोई ना कोई सेवा सरकार देगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना, और ये डेफिनेशन सर्वमान्य डेफिनेशन है। ठीक है, तो चिंता मत करना, हर सॉल्यूशन को आपको सर्वमान्य डेफिनेशन और सिंपलेस्ट वर्ड में दिया गया है। इस चैनल पे यही एक खासियत है कि आपकी जो सॉल्यूशंस है वो ऐसे दिए जा रहे हैं, एन वक्त पे अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपको आसानी से सारा सॉल्यूशन याद होने वाला है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। उपभोक्ता वस्तुओं से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता वस्तुएं उपभोक्ताओं को उनके स्वयं के उपयोग या आनंद के लिए बेची जाने वाली वस्तुएं हैं, न कि आगे आर्थिक उत्पादन गतिविधि के साधन के लिए। सिंपल है कि ये जो उपभोग होता है ये अंतिम उपभोग इन्हीं के द्वारा होता है, आगे इसका कोई गतिविधि नहीं होती है, उत्पादन नहीं होता है। तो कंज्यूमर गुड्स आर गुड्स सोल्ड टू कंज्यूमर्स फॉर देयर ओन यूज और एंजॉयमेंट एंड नॉट एज मीन्स फॉर फर्दर इकोनॉमिक प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निवेशक गुणांक की धारणा किसने दी? तो ये भी जे.एम. कीन्स ने दी थी। जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा जो है ये इन्वेस्टमेंट थ्योरी दी गई थी। और इस इन्वेस्टमेंट थ्योरी से पहले एक और जो है आपकी केवल गुणांक दिया था, केवल गुणांक की परिभाषा दिया था, और निवेश गुणांक जो है वो जे.एन. कीन्स ने दिया था। इसके बाद में अवमूल्यन क्या है, यानी कि व्हाट इज डीवैल्यूएशन? तो जब सरकार देश की मुद्रा के बाह्य मूल्यों में कमी स्वयं कमी कर देती है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। बस सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन है। चाहे तो आप डॉक्टर गांगुली का भी लिखना चाहें तो उनका भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जो अवमूल्यन का अभिप्राय देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कर देना होता है। तो आप चाहे तो दोनों में से कोई स्टेटमेंट जो आपको अच्छा लगता है दोनों रखें, याद एक एक लाइन का है, और फिर चाहे तो एक ही लिखें। स्टेटमेंट हमेशा किसी जो है ऑथर का देंगे तो वो स्टेटमेंट हमेशा सर्वमान्य होगा।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का उल्लेख कीजिए। इससे पहले मैंने आपके लिए हिंदी कोर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दिए हैं, जो बच्चे 40 मार्क्स गेन आसानी से करना चाहते हैं। तो जिन्होंने जितनी भी तैयारी कर ली, अब उस वीडियो को देख करके जो है उसमें सारे आंसर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे पीडीएफ भी दे रखी है, तो उस पीडीएफ को भी आप उस वीडियो में डाउनलोड कर सकते हो, जो कि अभी इसी से पहले, जस्ट इससे पहले जो है वीडियो डाली गई आज की डेट में। आज जो है आपका 22 तारीख है, और 22 तारीख को जो है हिंदी कोर के लिए स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज डाली गई है। उनको देख लेना, काफ़ी आपको महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके लिए। और किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का उल्लेख करना, तो सरकार की तो भाई बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, आप जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। यहाँ पे हमने लिखी है, जैसे कि सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है सरकार क्या करती है, घरों और फर्मों से टैक्स प्राप्त करती है। सरकार जो है निजी संपत्ति की रक्षा भी करती है और कानून व्यवस्था भी बनाती है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा आदि सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना भी सरकार का जो है कार्य है, इसकी भूमिका है। और कानून और सामाजिक ढांचा जो है प्रदान करती है, जिसके भीतर अर्थव्यवस्था जो है संचालित होती है। बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखती है, ताकि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। और सरकार अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो है असमानता और गरीबी को भी कम करती है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। इसमें आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी 3 स्पेशल पॉइंट जो है आपको याद होते हैं उनको लिख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश वर्जन दिया है मैंने इस क्वेश्चन के लिए, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, समस्या शास्त्र में आर्थिक एजेंट कौन होते हैं, वे व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो आर्थिक एजेंटों से तात्पर्य हमारा उन व्यक्ति या संस्थाओं से है जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में जो है आर्थिक एजेंट सरकार या फिर वित्तीय संस्थान आदि हो सकते हैं। या तो सरकार हो सकती है, या कोई वित्तीय संस्थान जो है वो हो सकती है, यानी कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिखा है, इसको समझाने के लिए। अब जो है यहाँ पर दूसरी चीज इसने क्या पूछी है कि जो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट वह होता है जो वस्तु और सेवाओं का क्रय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करता है, तथा जिसका आर्थिक निर्णय जो है समष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक एजेंट की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, इसलिए जो है ये अंतर होता है। तो हाउ व्यक्तिगत एजेंट जो है, आर्थिक एजेंट कैसे जो है ये इस अर्थव्यवस्था से जो है, आपका अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थव्यवस्था से कैसे भिन्न है, ये आप इस लाइन से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो इसमें जो है कौन सा आर्थिक एजेंट जो है आपका, ये जो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट है, इसका जो आर्थिक निर्णय जो है वो अर्थशास्त्र के आर्थिक एजेंट की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, मापने योग्य भी नहीं कह सकते आप। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल व्यक्ति होता है, और जो वो डिसीजन ले जाती है आर्थिक एजेंट द्वारा, वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए ली जाती है। और यहाँ पर है 10वां क्वेश्चन, इसमें है, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि पूंजीगत वस्तुएं श्रमिक की कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। तो देखिए, पूंजीगत वस्तुओं को वह वस्तुएं कहा जा सकता है जिनका उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि पूंजीगत वस्तुएं यानी कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका जो है उपयोग, जिनका यूज़ जो है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उनको हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल गुड्स बोल सकते हैं। और श्रमिकों की दक्षता में वृद्धि में जो है पूंजीगत सामान यानी कि आपका जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस प्रकार जो है माल का उत्पादन बढ़ता है। अगर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स जो हैं वो ज़्यादा मैन्युफैक्चर होंगे। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं, तो एक उदाहरण आपको बताना है इसमें। तो एक उदाहरण के लिए, कार बनाने वाले संयंत्र में कारखाने के कर्मचारी जो हैं, यदि उनके पास वाहन बनाने के लिए सबसे अच्छी मशीनरी और उपकरण हैं, तो वे उतने ही समय में अधिक वाहनों का उत्पादन कर सकते हैं। और ये जो अच्छी मशीनरी और उपकरण किस में आते हैं, तो ये पूंजीगत वस्तुएं यानी कि कैपिटल गुड्स में आती हैं। यानी कि कैपिटल गुड्स उसके पास है, तो वो उतने अच्छे समय में अधिक वाहनों का उत्पादन कर सकते हैं। इससे श्रमिकों की दक्षता में वृद्धि होगी, यानी कि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। तो इस तरह से जो हम एक कार्यक्षमता कैसे बढ़ाती है, उदाहरण के साथ हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ साथ में डेफिनेशन भी बताई गई है। इसके बाद में 11वां नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के अलावा 3 ऐसी परिसंपत्तियों का उल्लेख कीजिए जो मूल्य संचयन का काम करते हैं। तो मुद्रा के अलावा यानी कि पैसे के अलावा जो सोना है और अन्य कीमती धातुएं जो है, सोना के अलावा, सोना चांदी तो इसी में आ जाते हैं, जैसे कि भूमि है आपका, या सरकारी प्रतिभूतियां आदि हैं, ये जो है मुद्रा के अलावा अन्य मूल्य संचयन के उदाहरण हैं। ठीक है, और मूल्य संचयन के रूप में जो है सोने या अन्य कीमती
धातुओं जैसे कि भूमि, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए जो है नुकसान ये है, यानी कि इन सब का जो मुद्रा के अलावा जो हम प्रतिभूतियों की बात कर रहे हैं, इन प्रतिभूतियों का जो नुकसान ये है कि इन उन संपत्तियों के लिए जो खरीदार है उनको खोजने में समय लगता है, यानी कि आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए तो वो आपको इमीडिएट नहीं मिलेगा, और इसे आसानी से तरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और ऑब्वियस सी बात है, इसको आसानी से आप बेच नहीं सकते, क्योंकि आप बेचोगे तो इसके लिए जो है, अगर आप सोना चांदी बेचते हो तो भी, अगर एक मात्रा से अधिक बेचते हो तो भी आपको लीगली रूप से जाना होगा, यानी कानूनी कार्रवाई करने होंगे। और अगर आप भूमि या फिर सरकारी प्रतिभूतियों को बेचते हो तो भी आपको कानूनी रूप से ही काम करना होगा, तो इसे आसानी से तरल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो बस इस सिंपल सा आंसर दोगे तो आपका जो है आंसर करेक्ट माना जाएगा, और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। अब यहाँ पर जो है ये 12वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत जो इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री है उन्होंने भी, जो अभी आपने वीडियोस भी देखे होंगे फिफ्थ सेट का, क्योंकि मैं लेट डाल रहा हूँ तो इससे पहले आपने जरूर वीडियो देखे होंगे, तो उनके वीडियोस में आपको इसका आंसर जो है अलग मिलेगा, और यहाँ पे जो है आंसर आपको बुक के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि ये आंसर आपको थोड़ा सा घुमा के बताया गया है जो गलत है, और सही बताना है आपको आंसर, ताकि पूरे नंबर मिले। तो देश का उपभोग फलन जो है सी बराबर 100 प्लस 0.8 वाई है, तो इस उपभोग फलन की व्याख्या आपको करनी है, यानी कि ये उपभोग फलन क्या व्यक्त करता है ये बताना है। तो हमें जैसे पता है कि उपभोग व्यय जो है या उपभोग फलन जो है निम्न रूप में होता है, जिसको हम इस समीकरण द्वारा देते हैं, सी इजकल्स टू सी बार प्लस में सी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे सी और सी बार सी वाई क्या है, तो यहाँ पर सी जो है ये घरेलू क्षेत्र द्वारा उपभोग व्यय है, ये सी जो है आपको इस इक्वेशन में, ये क्या है, घरेलू क्षेत्र के द्वारा उपभोग व्यय है, और दो अवयव से मिलकर बना है, ये सी बार और सी वाई से मिलकर बना है, जिसमें स्वतंत्र उपभोग जिसको हम बोलते हैं सी बार, जो कि आपका स्वतंत्र उपभोग क्या है, सी बार, और जो है आपका प्रेरित उपभोग जिसको बोलते हैं हम सी वाई, ये दोनों शामिल होते हैं। तो इन दोनों वो जो आपका अवयव है, ये दोनों अवयव मिल करके जो आपको जो है कुल उपयोग उपभोग जो है घरेलू क्षेत्र का उपभोग देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये इस तरह से इस इक्वेशन को डिस्क्राइब कर देना है, बहुत ही सिंपल है, अर्थशास्त्र आपने पढ़ा है, अगर आपको सही से पढ़ाया गया है तो आपको ये इक्वेशन बहुत सिंपल सी लगेगी। तो यहाँ पर जो है सी क्या है, घरेलू क्षेत्र द्वारा उपभोग किया गया उपभोग व्यय है, यानी कि ये उपभोग व्यय है, जो आप सामान यूज कर रहे हो उसके ऊपर जो आपने खर्चा किया है वो है, और जो है ये दो तत्वों से मिलकर बना है, एक तो आपका सी बार यानी कि स्वतंत्र उपभोग, और दूसरा जो है आपका प्रेरित उपभोग सी वाई। अभी हम समझ जाएंगे कि प्रेरित और स्वतंत्र क्या होता है, अभी देखते जाइए। स्वतंत्र उपभोग के द्वारा जो है अंकित किया जाता है, तथा ये जो स्वतंत्र उपभोग के द्वारा अंकित किया जाता है, तथा उस उपभोग को जो है दर्शाता है जो आय से स्वतंत्र है, यानी कि स्वतंत्र उपभोग द्वारा क्या अंकित किया जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, स्वतंत्र उपभोग द्वारा अंकित ये किया जाता है कि जो आय है उससे ये स्वतंत्र है। ठीक है, आय से स्वतंत्र है, और यदि आय शून्य होने पर भी ये उपभोग हो रहा है, यानी कि स्वतंत्र, अब समझ में आ गया आपको सी बार क्या है, अगर आपका आय हो रहा है तो भी आप ये उपभोग कर रहे हो, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था ये चीज़ बहुत ध्यान से, जिस वीडियो को आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा है तो दोबारा देखना। अगर आप आय कमा रहे हैं, पैसा है, तो भी आप उपभोग कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं, वो उपभोग ये है, यानी कि स्वतंत्र है, ये पैसे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यह उस उपभोग को दर्शाता है जो आय से स्वतंत्र है। ठीक है ना, ध्यान रखोगे, तो स्वतंत्र उपभोग के द्वारा जो है अंकित किया जाता है, सी बार जो है स्वतंत्र उपभोग के द्वारा अंकित किया जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, सही कर लेना। ठीक है, स्वतंत्र उपभोग जो है सी बार के द्वारा अंकित किया जाता है, तथा यह उस उपभोग को दर्शाता है जो स्वतंत्र आय से जो आय से स्वतंत्र है। यदि आय के शून्य होने पर भी उपभोग हो रहा है, यानी कि पैसा नहीं कमा रहे हो भैया आप, तो फिर भी आप खाना खा रहे हो, तो यह स्वतंत्र उपभोग के कारण ही है। ठीक है, इसी कारण से है, सी बार के वजह से। तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया इक्वेशन में, आप समझिए, सी बार की जगह दिया है 100। ठीक है, और छोटा स्मॉल सी की जगह हमने दिया है 0.8, क्या है ये, कंज्यूम है, अभी बताऊंगा मैं, और वाई जो है इनकम है, और स्वतंत्र जो आपका उपभोग है वो 100 है। तो यहाँ पर जो है हमें दिया गया है कि एक देश जिसका उपभोग फलन सी बराबर 100 प्लस 0.8 वाई द्वारा दिया जाता है, तो यह दर्शाता है कि जब देश में कोई भी आय नहीं होती है तो इसके नागरिक जो है 100 रुपए की वस्तु का उपभोग करते हैं, यानी कि ये स्वतंत्र हैं, पैसा कमा रहा है देश या नहीं कमा रहा है, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में जा रहा है, ये 100 रुपए का जो उपभोग कर रहे हैं, इस इक्वेशन के हिसाब से वो 100 रुपए का उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, और देश का स्वतंत्र उपभोग कितना है, ये 100 रुपए है।
ठीक है। और इसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि सी जो है वो कितनी है, 0.8 है। जिसका अर्थ क्या है कि यदि देश में 100 रुपये खर्च हो जा रही है, यानी कि 100 रुपये बढ़ाया जा रहा है, आय में वृद्धि होती है, यानी कि यहाँ पे आय वाई बराबर कितना होता है, 100 रुपये होता है। अगर 100 रुपये बढ़ा करते हैं हम 80 रुपये, सॉरी 100 रुपये आय में वृद्धि होती है, तो अगर आपका आय शून्य था, अचानक से 100 रुपये हुआ मान लीजिए, तो आपको इससे 0.8 से मल्टीप्लाई करिए 100 को, तो 100 को जब 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आएगा। यानी कि उपभोग जो है, यानी कि ये जो उपभोग है सी, ये कितना कर रहे हो, 80 रुपये और कर रहे हो, यानी कि आपका आय बढ़ रहा है। तो ये तो स्वतंत्र में तो आप 100 रुपये का कर ही रहे हो, लेकिन अगर आपको आय में वृद्धि हो रही है जितनी भी, तो उसका 0.8% हमेशा, 0.8 जो है इस इक्वेशन के हिसाब से 0.8 जो है जो उपभोग प्रवृत्ति है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो उपभोग 80 आ रहा है। तो 100 रुपये पे आपका उपभोग जो है, 100 रुपये कमाते हो तो 80 रुपये खर्च कर देते हो। तो इस तरह से अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो अगर आपका कुल उपभोग जो है 100 प्लस में 80 यानी कि 180 रुपये होता है। समझ में आ गया। जबकि आप आय कितना ले रहे हो, 100 ही रुपये। तो इसीलिए तो उस कर्व में जो है हमेशा उपभोग फलन का जो कर्व है वो जीरो से शुरू नहीं होता। पिछले वीडियो में बताया था ये चीज़। तो इस तरह से जो है आंसर को आप समझा देंगे। बहुत ही सिंपल है, एक बार दोबारा पढ़ना, ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। और आपको आ जाए समझ में तो एक लाइक करके मुझे कमेंट कर देना, सर मज़ा आ गया। इसके अब आगे बढ़ते हैं। इसको जो मैंने इंग्लिश में समझाया है, तो कंजम्पशन एक्सपेंसेस जो है वो सी इक्वल्स टू सी बार प्लस में सी वाई होता है, जहाँ पर सी जो है कंजम्पशन एक्सपेंसेस है आपका, और जो है वो किसका है, हाउस होल्ड का है, ये पूरा का पूरा कंजम्पशन। और जब इट मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, जैसे कि मैंने बताया सी बार और सी वाई से, इट डिनोट्स बाई फ्री कंजम्पशंस, यानी कि ये किससे व्यक्त किया जाता है, फ्री कंजम्पशन से व्यक्त किया जाता है। और रेफर टू द कंजम्पशन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, यानी इनकम पे निर्भर नहीं करता। तो वो कौन सा इनकम है, वो कौन सा हमारा उपभोग है, वो सी बार उपभोग है, जिसको हम स्वतंत्र उपभोग कह सकते हैं। और जो है कंजम्पशन अगर हमारा जो है कभी भी जो मतलब आपका जीरो नहीं होता है, चाहे हम खाएं, मतलब हमारी घर वाले कमाए या ना खाएं, हम तो कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये रूल है, उसी को हमने यहाँ पे समझाया, आपको हिंदी में समझाया, यहाँ पे इंग्लिश में समझाया। अब इसके बाद में है सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है क्यों भैया। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, और बहुत ही सिंपल सा आंसर है। इसको 3 लाइन को लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ जो है हर कोई आसानी से, यानी कि प्यार से आसानी से उठा सकता है। एक व्यक्ति के उपभोग से जो है दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से जो है एक व्यक्ति उपभोग कर ले तो उसका दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए गैर प्रतिद्वंदता और गैर बहिष्कृत कारणों से सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है क्यों किया जाता है, तो इस वजह से। यहाँ पर गैर प्रतिद्वंदता यानी कि मेरी प्रतिद्वंदता नहीं है भैया कि तू उपयोग कर रहा है जाके पब्लिक टॉयलेट में, तू भी कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो पब्लिक टॉयलेट का यूज करने से, आपके या मेरे करने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं बगीचे में जा करके, जो गार्डन है आपके आसपास में, वो सार्वजनिक गार्डन है, सार्वजनिक वस्तु है, और वहाँ पे टेबल जो रखे हैं वो सार्वजनिक वस्तु है, तो उस टेबल पे बैठने से वो टेबल का दुरुपयोग या फिर ऐसा कोई उपभोग नहीं किया मैंने कि उस टेबल को आप उपयोग ना कर पाए, यानी कि आपके दूसरे के उपभोग पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस बात को अब लैंग्वेज में आप समझ लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना, ये चीज़ जरूर लिखना, गैर प्रतिद्वंदता और गैर बहिष्कृत कारणों की वजह से, यानी कि ना तो हम उसकी उसमें कोई कंपटीशन है, ठीक है, सरकारी सार्वजनिक वस्तुओं में कि कंपटीशन भी नहीं है, और जो है इसका बहिष्कार भी किसी के द्वारा नहीं किया जाता कि भैया उसने तो उपभोग कर लिया अब मैं नहीं करूंगा, मेरे को तो दूसरा चाहिए, तो ये होता ही नहीं है। ठीक है, आप करना भी चाहोगे तो नहीं होगा, समाज इसके खिलाफ है, गवर्नमेंट भी जो है इसके पक्ष में नहीं रहेगा जो आप करोगे। तो ये आप सिंपली इस लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन में अदृश्य मदों को स्पष्ट कीजिए। तो व्यापार संतुलन में एक्चुअली तो व्यापार संतुलन या व्यापार शेष एक ही चीज होती है जिसमें अदृश्य मदें एक्चुअल में नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें दृश्य आयात और दृश्य निर्यात को ही हम व्यापार संतुलन बोलते हैं। दृश्य आयात और दृश्य निर्यात को, जो कि इससे पहले सेट्स में पूछा गया है, मैंने बताया भी है। तो देखिए, अब अदृश्य मदें कौन सी होते हैं, तो वो मदें जो चोरी छुपे होती हैं, सिंपली जिसका लेखा जोखा नहीं होता, वही है व्यापार संतुलन की अदृश्य मदें। उनको स्पष्ट करना है तो उनके बारे में उनका नाम लिख दो, बस वही हो गई। तो व्यापार संतुलन में अदृश्य मदों में आयात निर्यात के अंतर्गत, इस मतलब यह आयात और निर्यात हो रहा है, इसके अंतर्गत जो है अदृश्य सेवाओं के आदान प्रदान को शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि सामान का कोई बीमा है वो नहीं काउंट हो सकता है,
है ना? और उसके अलावा भी और कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आय व्यय उसमें जो भी एक्सपेंडिचर कुछ छुपाए जाते हैं तो वो भी हो सकते हैं। उसके अलावा जो है सेवाएं और कौन सी हो सकती हैं अदृश्य मदों में, तो बैंकिंग बीमा है, विदेशों में शिक्षा है, चिकित्सा है, पर्यटन है, सैनिक सहायता है, विदेशी दान है, जुर्माने हैं, मुआवजे आदि जो है जिनके व्यय जो है आय और व्यय का भुगतान का कोई लेखा जोखा नहीं होता है, व्यापार संतुलन की दृष्टि में अदृश्य मदों में शामिल की जाती हैं। बस सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, सर राष्ट्रीय आय के वार्तुल्य प्रभाव को दो क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या आपको करनी है। 15 क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट है। तो आय के चक्रीय प्रवाह का जो है दो क्षेत्रीय मॉडल कौन कौन सा है, तो आय के चक्रीय प्रवाह के दो क्षेत्रीय मॉडलों में अर्थव्यवस्था के केवल दो क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जिसमें आपका घरेलू क्षेत्र यानी परिवार क्षेत्र होता है, और दूसरा होता है उत्पादक क्षेत्र यानी कि फर्म क्षेत्र होता है। समझ में आ चुका है इतना? और इसके बीच में होने वाले चक्रीय प्रवाह को ही जो है हम अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय के वार्तुल्य प्रभाव के दो क्षेत्रीय मॉडल, ठीक है ना? तो उसका अध्ययन करते हैं, अब समझ में आ गया, जिसमें वास्तविक और मौद्रिक का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय मॉडल की संरचना कैसी होती है, तो ये डायग्राम जरूर बनाना, 5 नंबर लेने हैं, तो बिना डायग्राम के आना मत। पहले बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में जहाँ पे डायग्राम होगा वहाँ पे मैंने बनाया होगा, और मैंने बनाया है तो आपको बनाना होगा। अगर आपको नंबर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो मत बनाओ, मेरे लिए तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपकी मर्जी है, आप समझो ना समझो। तो क्षेत्र द्विक्षेत्रीय या दो चक्रीय प्रवाह मॉडल का जो है इस तरह से, एक तरफ उत्पादन फर्म हो जाएगा, एक तरफ जो है आपका घरेलू परिवार हो जाएगा, और इनके बीच में जो है चक्र इस तरह से दिखा सकते हो आप। इसमें एरो डिनोट करना चाहो कर देना, आपकी बुक में भी है ही मिल जाएगा, तो एरो डिनोट जरूर कर देना, ठीक है? तो इसमें एक तरह से आपका जो है उत्पादन से प्रवाह इधर होता है, और इसका प्रवाह जो है इधर से इधर होता है। तो इस तरह से आप जो है वस्तुएं सेवाएं और प्रवाह को आप जो है इस तरह से ये डायग्राम आप बनाओगे। ये तो समझ में आ गया। इसमें सारी चीज़ें आपको लिखनी है, जो साधन सेवाएं कौन सी होगी और साधन भुगतान कौन सा होगा, ये चीज़ आप लिखोगे, डायग्राम में लिखना है आपको इस वार्तुल्य में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि भैया दो क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या करने की बात हो रहा है, हमने तो केवल बताए हैं कि दो क्षेत्रीय मॉडल है क्या उनसे, ठीक है? उसके बाद में ये डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद में मान्यताएं बताएंगे। मान्यताओं में क्या आएगा, अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। पहला, यह क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को जो क्षेत्र को उत्पादन के कारकों की सेवाएं प्रदान करता है, यानी घरेलू क्षेत्र से जो है आप यहाँ से क्या करते हो, साधन सेवाएं जो है इधर देते हो। तो यहाँ पे आप एरो बना दोगे, समझ में आ गया? आपके बुक में दिया गया है, मैं यहाँ पे बाई मिस्टेक जो है एरो बनाना रह गया था, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो, ठीक है? एरो ऐसे 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 बना देना। साधन सेवाएं, भूमि, पूंजी, ये सब जो है कौन देता है, ये घरेलू क्षेत्र से दिया जाता है, ठीक है? अब जो है अ, अंतिम वस्तुओं द्वारा प्रदान करता है, तथा उत्पादक जो क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग करता है, यानी कि जो है अब यहाँ से ये उपभोग करेगा, ये चीज़ परिवार क्षेत्र क्या करेगा, उपभोग ये चीज़ करेगा, ठीक है ना? अब एरो अब मैं बना ही दे रहा हूँ, लगे हाथों, ठीक है? तो साधन का जो लगान, मजदूरी, ब्याज और मौद्रिक प्रवाह जो है इस तरह से हो जाएगा। और वस्तु एवं सेवाएं का जो उपभोग व्यय जो है इस तरह से हो जाएगा आपका। और जो है यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरह से आपका यहाँ से भी उपभोग व्यय जो है इस तरफ आ जाएगा परिवार, ठीक है? सॉरी, परिवार का जो उपभोग व्यय है वो चला जाएगा इस तरफ। तो यहाँ पर जो है आपको ये फर्म को ही दोगे, ठीक है ना? अगर उपभोग व्यय की बात करूँ तो ये किसको दोगे आप, फर्म को दोगे। तो यहाँ पर जो है, सॉरी, यहाँ से बस, तो यहाँ से जो है उपभोग जो आप करोगे, घरेलू जो आप ये ले रहे हो ना साधन सेवाएं, इसका उपभोग करोगे, और इसके उपभोग के लिए आप क्या दोगे, तो इनको उपभोग व्यय दोगे। वास्तविक प्रवाह में ये आ जाएगा, फिर वापस ये उत्पादन फर्म के पास ही आ जाता है। तो एरो को आप बुक से एक बार रेफर कर लेना, ठीक है? और यहाँ पर जो है आप देखिए, उत्पादक क्षेत्र जो है वो क्या होता है, तो यह क्षेत्र अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पन्न करता है, और ये क्षेत्र उत्पादन के कारकों की सेवाओं जैसे श्रम, भूमि आदि का प्रयोग करता है। तो जो है आपका ये सारी की सारी सेवाएं जो मैंने बताया, यहाँ से घरेलू से किधर जाता है, उत्पादक फर्म की तरफ जाता है, और सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान रखना, इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था है, अर्थात उत्पादक क्षेत्र द्वारा वस्तुओं का निर्यात आयात नहीं किया जाता, ठीक है ना? और घरेलू क्षेत्र केवल घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है, ठीक है? ये चीज़ समझ में आ गई। और उसके बाद में घरेलू क्षेत्र अपनी संपूर्ण आय वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय करते हैं, अर्थात कोई बचत नहीं करते। और मॉडल का निष्कर्ष निकालें तो द्विक्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह मॉडल के प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत हैं। ये निष्कर्ष में से भी आपको जितने पॉइंट होते हैं भैया उतने तो याद रखोगे ना, तो उतने याद रखो, लेकिन करने जरूर है। 5 नंबर लेने हैं तो फ्री में नहीं मिलेगा, ये बता देता हूँ मैं। तो फर्मों द्वारा उत्पादित कुल वस्तुएं तथा सेवाएं बराबर क्या हो जाती है, परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का उपयोग।
ये चीज़ समझ में आ गई। ये एक इक्वेशन दे रखी कि जो है फर्मों का उत्पादित कुल वस्तुएं जो है हो जाएं और सेवाएं क्या होंगी, वो परिवार के क्षेत्र द्वारा जो है कुल वस्तुएं और सेवाओं का उपयोग के बराबर हो जाएगा। फर्मों द्वारा किया गया साधन भुगतान जो है परिवार क्षेत्र द्वारा प्राप्त साधन आय हो जाएगा। ठीक है। और परिवार क्षेत्र का उपभोग व्यय जो है परिवार क्षेत्र के आय के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है क्योंकि जितना आय होगा उसका उतना ही उपभोग होगा ना, समझ में आ गया आपको। और फर्मों तथा परिवार क्षेत्र के उत्पादन तथा उपभोग का वास्तविक प्रवाह जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, फर्मों तथा परिवार क्षेत्र की आय तथा व्यय के मौद्रिक प्रवाह के बराबर। तो मौद्रिक प्रवाह जो है आपका एक तरह से जाएगा एक तरह से आएगा। अगर हम इसे अब टेबल को देखें तो यहाँ पे जो है आपका मौद्रिक प्रवाह जो है ये वाला, ये क्या हो रहा है कि आपका अगर इस तरफ से जा रहा है, इसको जा रहा है, तो यहाँ से परिवार के माध्यम से ये वापस इसी फर्म के पास आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एरो आप कर सकते हो इस तरह से कि ये इधर से वापस गया गया तो उसके पास, लेकिन वापस आएगा भी। ठीक है। और इसी तरह से ये जब इधर आ रहा है तो आपका जो है दूसरा इधर जा रहा है। तो इस तरह से ये आपका साधन और वस्तुएं इधर आई और यहाँ से जो है इसका प्रवाह इस साइड में हुआ। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। आगे देखिए जो है आपका इसको मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बताया है। इंग्लिश में आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। एजम्पशंस क्या हैं इसको आप नोट कर सकते हैं जो हमने हिंदी में समझा। और उसके अलावा जो है स्ट्रक्चर बना देना है आपको, ये वाला फ्लो डायग्राम जरूर बना देना। एरो बनाओ चाहे नहीं बनाओ, आपको कोई टेंशन नहीं है। एरो की भी टेंशन क्यों ले रहे हो, आप सीधा डायग्राम बना देना, बस उसको भाड़ में जाने दो। एरो समझने वाला समझ लेगा, नंबर नहीं कटेंगे, गारंटी है, क्योंकि ये आपके टेंशन फ्री रहो, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है। ठीक है। अब आते हैं हम इसके कंक्लूजन ऑफ मॉडल क्या है वो निकाल देंगे, तो ये ज़रूरी है। ये बिल्कुल 100% सिक्योर आंसर्स बोलते हैं इनको। ठीक है। जो आपको देने होते हैं एग्जाम में, तो ये आंसर्स आप लिखेंगे अगर आप अच्छे तरह से नंबर चाहते हैं तो। और देखिए अब यहाँ पे एक क्या राष्ट्रीय आय की गणना जो है निम्न मदों में शामिल मतलब राष्ट्रीय आय की गणना में जो है निम्न मदों को शामिल कर सकते हैं, ये पूछ रहा है और हम बताएंगे इसके कारण। ठीक है। तो चलिए वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन को हम शामिल नहीं करते हैं, क्यों? देखिए वृद्धा पेंशन को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि वृद्धा पेंशन एक कल्याणकारी प्रयास है जो हस्तांतरण भुगतान के वर्ग में नहीं आती। ठीक है। ये किस में नहीं आती, हस्तांतरण भुगतान के वर्ग में नहीं आती है। क्या है हस्तांतरण, तो देखिए हस्तांतरण एक उत्पादन क्रिया नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए हस्तांतरण जो है भुगतान के वर्ग में नहीं आती। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हस्तांतरण जो है क्या है, ये उत्पादन क्रिया नहीं है, और उत्पादन क्रिया नहीं है तो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। हस्तांतरण जो है भुगतान के कुछ उदाहरण अगर आप बात करो, हस्तांतरण भुगतान के अगर उदाहरणों की बात करो, तो जिसमें वजीफा है, वृद्धावस्था का पेंशन है और उपहार है, ये जो है एक पक्षीय भुगतान है, यानी एक तरफ ही दिया जाता है, उसके बदले में आप उसको नहीं काउंट करते कि कुछ मिलेगा। तो इन भुगतानों से अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह नहीं होता है, इसीलिए ये जो है वृद्धा पेंशन शामिल नहीं करते हैं। सिंपल समझ में आ गया, एक बार और पढ़ोगे बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। सिंपल लैंग्वेज, इससे ज़्यादा सिंपल क्या लिखूंगा यार मैं। ठीक है। अब आते हैं हम सरकारी कर्मचारी को दिए गए मुफ्त घर का जो मूल्य है क्या वो शामिल होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा बताता हूं। देखो सरकारी कर्मचारी को दिए गए मुफ्त घर का मूल्य आय पद्धति द्वारा राष्ट्रीय गणना में शामिल किया जाता है। आय पद्धति में क्यों आया, क्योंकि जो ये मूल्य है घर का मूल्य, ये कर्मचारियों को दिए गए घर का मूल्य जो है उनकी मजदूरी के रूप में माना जाएगा, यानी कि कुछ कुछ हिस्सा जो है उसकी मजदूरी में से उस मूल्य के लिए काटा जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सा शब्दों में लिख देना, बस आंसर आपका कंप्लीट। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्जन लिखा है, इंग्लिश में आप समझ लेना जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया। और ये आपका बी पोर्शन भी यहाँ पे वैल्यू ऑफ फ्री हाउसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये भी आपको इस तरह से लिखना है। बहुत तरीके से आंसर्स लिखे हैं, बहुत मेहनत लगती है भैया हिंदी और इंग्लिश में संजो करके लिखने में। ठीक है। लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करते रहो ताकि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियोस बनाएं, आपके एग्जाम को जो है सक्सेसफुल बना सकें। इसके बाद में है आपका केंद्रीय बैंक के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करना है। तो केंद्रीय बैंक के दो कार्यों को हम थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि दो लाइन लिख दोगे ना तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे, तो दो लाइनों से थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा, तो समझा के लिखेंगे। तो केंद्रीय बैंक के कार्य, सबसे पहला नोट निर्गमन का एक अधिकार, इसको मोनोपोली है। ठीक है। तो वर्तमान समय में विश्व के प्रत्येक देश में नोट छापने का एक अधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त होता है, और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट सारे देश में असीमित विधि ग्राह्य के रूप में जो है घोषित होते हैं, यानी कि इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ पर ये एक अधिकार केवल किसको है, केंद्रीय बैंक को है, इसका कार्य है ये।
और दूसरा क्या है, सरकार का बैंकर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, सलाहकार भी हो सकता है। तो देखिए, व्यापारियों तथा एवं सामान्य व्यक्तियों की भांति सरकार को भी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, और केंद्रीय बैंक जो है सरकार के बैंक के रूप में वह सभी कार्य करता है जो व्यापारिक बैंक जो है हमारे लिए यानी ग्राहकों के लिए काम करता है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखवाया भैया, देख लो। अब देखो, इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। सरकार का बैंकर कैसे बनता है, ये कैसे काम करता है, इसका ए पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, बैंकर के रूप में कर देंगे और सलाहकार के रूप में। देखो, सरकार का बैंकर, सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक निम्नलिखित कार्य करता है। इसमें क्या करता है, लेखा करता है। सिंपल एक एक लाइन में लिखा हूँ, चिंता मत करो, घबराओ मत, पूरा याद हो जाएगा। सरकार के संपूर्ण लेन देन का हिसाब रखता है और यह हिसाब समय समय पर केंद्रीय सरकार को भेजता भी है। ठीक है। दूसरा जो है भुगतान, यानी सरकारी खाते से सरकार के सभी खर्चों का भुगतान करना जो है इसका कार्य है केंद्रीय बैंक का। ठीक है। ये लाखों रुपए जो है सिक्योरिटी में लगते हैं प्रधानमंत्री के, और जो ये हवाई यात्राएं होती है, ये क्या प्रधानमंत्री के जेब में या अकाउंट में पड़े हुए हैं? नहीं, वो केंद्रीय बैंक है जो सब कुछ करता है मैनेज। ठीक है। अब आते हैं, तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं, ऋण। देश विदेश से प्राप्त करने की व्यवस्था करना, यानी कि ऋण को प्राप्त करने की, देश विदेश से ऋण को प्राप्त करने की व्यवस्था करना तथा उन्हें सरकार के खाते में जमा करना, ये भी इसका कार्य है। ठीक है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के अकाउंट में भेज दो भैया, मेरे को बिल गेट से लोन लेना है और मोदी जी के अकाउंट में आ जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। सरकारी खजाने में आता है वो जो सबके लिए होता है। तो यहाँ पर जो है, और क्या है आपका जो चौथा पॉइंट, ऋणों एवं ब्याज का भुगतान भी करता है ये। अब तो ले तो लेना, और भुगतान कौन करेगा? तो सरकार के लिए जो ऋण प्राप्त किए जाते हैं उस पर नियमित ब्याज भुगतान जो है तिथि के अनुसार जो है वो करता है, तो इसकी भी व्यवस्था वो करता है। उसके अलावा सरकार को उधार भी देता है। तो सरकार को जब भी रकम की आवश्यकता, जैसे कि कहीं फ्लड आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, तो रकम कहाँ से पैदा होती है? 5 लाख करोड़ जो लो, 10 लाख करोड़ लो, ये लो वो लो, तो सरकार को यही पैसे जो है केंद्रीय बैंक देता है उधार। ठीक है। और फिर केंद्रीय बैंक उनसे वसूलता भी है कि भैया मेरे राशि में से इतनी कमी हुई है, तो मैं ये चीज़ में टैक्स लगा रहा हूँ, तुम्हारे ये गतिविधियों में कम कर रहा हूँ, तो उस तरह से उसको वसूल लेगा। और दूसरा बी मैंने बताया प्रतिनिधि के रूप में, और जो कि मैंने आपको क्या बताया, सलाहकार के रूप में कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस सरकार के प्रति प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है, तो केंद्रीय बैंक जो है सरकार का वित्तीय प्रतिनिधि भी होता है। सरकार जिन देशों से भी आर्थिक लेन देन के समझौते करती है वे सब केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही किए जाते हैं, यानी कि ये माध्यम नहीं है तो लेन देन नहीं हो सकता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, सम्मेलनों में केंद्रीय बैंक के विशेषज्ञ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है साहब, आ गया समझ में? आंसर बहुत सिंपल सा बताया, अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट मैं तो नहीं दे सकता आपको। तो यहाँ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, मोनोपोली ऑफ इशू नोट इशू, ये मैंने आपको बता दिया। बैंकर्स, एजेंट और एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट है, ये भी बता दिया। उसमें अब आप बैंकर का, बैंकर के रूप में क्या काम करता है, तो ये अकाउंट्स देखता है, उसका पेमेंट को देखता है, उसके अलावा लोन्स लेने की व्यवस्था करता है, और रीपेमेंट ऑफ लोन्स भी करता है, इंटरेस्ट भी देता है। साथ में लेंडिंग टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को भी उधार देता है। और उसके बाद में जो है आप बी पॉइंट भी लिख दोगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट जा करके जो है दूसरे कंट्रियों के बीच में एक मध्यस्थता कायम करता है। ये एग्रीमेंट इसी के द्वारा जो है होते हैं जो ट्रांजेक्शन्स होने हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, मांग और जमा, मांग जमा और अवधि जमा में अंतर स्पष्ट करना है। सिंपलेस्ट वर्ड में देखेंगे, मांग जमा को मुद्रा का रूप क्यों कहा जाता है भैया, तो ये भी बताएंगे आपको। देखो, मांग जमा जो है ये क्या होता है, मांग जमा के मामलों में कोई निश्चित समय अवधि शामिल नहीं है, यानी कि जो आपका, सिंपल सा हिंदी इंग्लिश में बोलूँ यार, डिमांड डिपॉजिट जो होता है, मांग जमा, इसके मामले में निश्चित समय अवधि नहीं होती है कि भैया आपको अभी पैसे जमा कराने हैं, अभी निकालने हैं, अभी ये करना है, अभी, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता। पहली बात ये चीज़ समझ में आ गई। बचत खाते और चालू खाते जो है मांग जमा के उदाहरण है। दूसरी बात समझ में आ गई। और बचत और चालू खातों के मामले में यह कम है, जो लगभग जो है क्या, बचत और चालू खातों के मामले में जो है ब्याज, सॉरी यहाँ पे ब्याज लिखना भूल गया, ब्याज जो है बचत और चालू खातों के मामले में कम है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्याज लिख लेना, ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ जो ब्याज, जो कि 4 से 6% ही है। ठीक है। जो बचत और चालू खातों को दी जाती है वो 4 से 6% के अंदर अंदर ही रहती है। और जो आवधिक जमा होती है, जिसको हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, आवधिक जमा जो है बैंक में एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है, जैसे कि 1 वर्ष या फिर कम से कम 5 वर्ष या फिर उससे अधिक। और आवधिक जमा जो है सावधि जमा का एक उदाहरण है, यानी कि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट का एक तरह से उदाहरण मान सकते हो, क्योंकि आप समय के हिसाब से कर रहे हो। और बैंकों द्वारा अवधि जमा पर जो है दिए जाने वाले ब्याज की दर जो है 7 से 9% अधिक है, यानी कि ये ज़्यादा है उनसे। ठीक है ना। तो अभी यही चीज़ समझा रहा था कि बचत और चालू खातों के मामले में ब्याज की राशि जो है यहाँ पे कम है। ठीक है, इतना लिखना है। तो
यहाँ समझ में आ गया। तो ये तो मैंने डिफरेंसेस बता दिए आपको आवधिक जमा और मांग जमा में। और मांग जमा को निम्नलिखित कारणों से मुद्रा के रूप में माना जाता है। क्यों माना जाता है, ये कारण इसने पूछा है। देखो पहले तो हमने अंतर पूछा, तो अंतर तो हमने तीन तीन चार चार बता दिए। अब मांग जमा को मुद्रा के रूप में क्यों माना जाता है, तो इसको हम समझा देंगे दो तीन पॉइंट से। जमा की गई धनराशि, यानी आपने जो बैंक में जमा किया है, जो मांग जमा के द्वारा किया गया है, डिपॉजिट में किया गया है, जो कि आपका डिमांड डिपॉजिट मांग जमा है ना। तो किसी भी अग्रिम सूचना, यानी कि उसको फ़ोन करके नहीं बोलूँगा भैया मैं आ रहा हूँ पैसे निकालने, मेरी मर्जी है, मैं जब आऊँ तेरा बैंक खुला होना चाहिए, बस मैं पहुँचूंगा और पैसे निकाल लूँगा। किसी भी समय निकाला जा सकता है, एक चीज़। अब तो किसी भी समय निकाल सकता है, रात को 12 बजे भी, वो बताऊँगा नीचे वाले लाइन में। ठीक है। और देखो, इन्हें नगद के बजाय मुद्रा या चेक के साथ भुगतान के साधन के रूप में व्यापक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। यानी कि मांग जमा जो है, इनको जो है आप क्या भुगतान कर सकते हो, ब्याज मुद्रा में, यानी कि सॉरी ब्याज नहीं, मुद्रा के बजाय आप भेज सकते हो, जैसे कि चेक के द्वारा, या फिर अभी ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो आप इंटरनेट से, गूगल पे से, तो इस तरह के ट्रांजैक्शंस जो है आप कर सकते हो। यानी कि नगद के बजाय आप कैश नहीं देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मुद्रा के रूप में दे सकते हो। ठीक है। और वो मुद्रा कैसी होगी, आपकी चेक रूप होगी या फिर आपका ट्रांजैक्शन रूप होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन्हें नगद के बजाय जो है मुद्रा या चेक के रूप में भुगतान के साधन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, कहीं भी स्वीकार किया जाता है। ये खासियत है, तभी तो मांग जमा को निम्नलिखित कारणों से मुद्रा का रूप कहा जाता है। और मांग जमा के मामले में जो है एटीएम, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग जैसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये खाते खाता धारक द्वारा आवश्यकता होने पर धन की निकासी के लिए होते हैं। तो ये मांग जमा इस तरह के जमा होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर धन निकाले जाएं, इसलिए क्या कहते हैं, इसको मुद्रा का रूप माना जाता है। कुछ क्लियर हुआ भैया। तो इसका इंग्लिश वर्जन जो है यहाँ पर देखोगे, डिमांड डिपॉजिट को जो मैंने अभी समझाया हिंदी में, वो चीज़ यहाँ लिखी है। फिर टाइम डिपॉजिट के जो है यहाँ पे लिखे हैं क्या डिफरेंसेस है। और फिर डिमांड डिपॉजिट जो है कंसीडर करते हैं हम मनी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। तो तीनों रीजंस अभी अभी मैंने आपको हिंदी में लैंग्वेज में सरल भाषा में समझाया, वो इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है। अब एक आया मित्त व्ययता का विरोधाभास की व्याख्या करनी है। भैया इस क्वेश्चन में ना एक डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम को बना देना, बहुत ही इजी है, क्योंकि अलग अलग सेट में मैंने पहले भी बता रखे हैं आपको। तो मितव्ययता का विरोधाभास क्या होता है, तो मितव्ययता का विरोधाभास का अर्थ क्या है। मितव्ययता के विरोधाभास से अभिप्राय यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी आय से बचत के अनुपात को बढ़ा देंगे, यानी कि जो कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ 10 रुपये, और जो मैं 5 रुपये बचाता था उसकी जगह मैं क्या कर दूँ, अनुपात बढ़ा दूँ, 6 रुपये बढ़ा लूँ, मतलब बचत कितना कर रहा हूँ, 6 रुपये। तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। यानी कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो होगी, इकोनॉमिक्स में जो है बचत जो होती थी पहले, जो 10 रुपये होती थी, वो 10 ही रुपये होगी। क्यों होगी, देखो अब इसका रीज़न बता रहा है। इसका कारण यह है कि सीमांत बचत बचत प्रवृत्ति, यानी कि एमपीएस के बढ़ने से, यानी मार्जिनल प्रोपोर्शनल टू सेव बढ़ा दूंगा, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है कम हो जाती है। क्या ये इसका कारण है। तो यहाँ पर जो है सीमांत बचत प्रवृत्ति के बढ़ने से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है कम हो जाती है, और निवेश गुणांक भी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपोर्शनिटी टू कंज्यूम जो है ये कम हो जाता है, और फलस्वरूप जो है आय में वृद्धि की दर भी कम हो जाती है। यानी कि क्या हो जाता है, आपका एमपीएस जो है बढ़ता है, तो एमपीसी कम हो जाता है, और इसी के फलस्वरूप जो है आय में वृद्धि की दर कम हो जाती है। इसको ग्राफ से समझेंगे। इस प्रकार बचत बढ़ने से जो है कुल बचत का बढ़ना आवश्यक नहीं है। यही है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अब देखेंगे, देखो कैसे। नीचे दिए गए चित्र से स्पष्ट है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के कम एसएस से एसएस 1 पर खिसक गया। यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है ना, इस चित्र से बताया गया सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के कम एसएस से, देखो अब यहाँ पे देखो, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है ये एस एस आपका एस 1 है, ये कम जो है आपका सरक जाएगा। देखो अब ध्यान से, यहाँ पर जो है आपका ये एस जो है ये आपका क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, और आपका ये बढ़ा, आपने बढ़ाया एस 1 पर बढ़ाया ना। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के कम एसएस से एसएस 1 पर सिरक गया। यानी कि एसएस कम है ना, ये वाला एसएस, ये वाली लाइन एसएस है, तो ये वाली प्रवृत्ति, ये वाली जो लाइन एसएस है, ये वाली आप देख रहे हो जो, ये लाइन जो है कम है। ठीक है ना, कम एसएस से, कम एसएस मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान से देना, लाइन को आप समझ नहीं पा रहे होगे इसलिए बता रहा हूँ। कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के कम एसएस से, एसएस मतलब ये लाइन की बात कर रहे हैं, कम एसएस से एसएस 1 पर खिसक गया। एसएस 1 यानी कि ऊपर की तरफ खिसक गया। तो क्या हुआ, अब देखो ध्यान से, आय जब आपकी
Y1 थी तो आपकी यहाँ पर पॉइंट ये था, ठीक है ना, उपभोग की। जैसे ही आपका ये और सरका यानी कि कंज्यूम आपने बढ़ाया तो आपकी आय भी कम हो गई, क्योंकि आपका जितना बचत, आय मतलब बचत जो कर रहे थे वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अनुसार ही हमारा काम चलता है। तो Y2 जो है आपका कम हो जाएगा और ये ग्राफ जो है डैश 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 यानी कि SS1 जो है आपको दिखाई देगी। तो जो आपकी कम वाली ग्राफ थी SS, वो सड़क के कहाँ चली जा रही है, SS1 पे। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के कम SS से SS1 पर खिसक गया। कम SS से SS1 पे, ये वाली लाइन पे खिसक गया। ठीक है, अब समझ में आया। फलस्वरूप जो है राष्ट्रीय आय भी घट करके, अब देखो राष्ट्रीय आय कहाँ था, राष्ट्रीय आय था O और Y1। राष्ट्रीय आय वो Y1 से O Y2 हो गया, तो राष्ट्रीय आय पे क्या फर्क पड़ा भैया, राष्ट्रीय आय तो वापिस कम हो गया। समझ में आ रही है कुछ। तो आय बढ़ने से उपभोग भी बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है, यही मित विद्या है। तो अभी देखते हैं, तो या बचत भी बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है, उपभोग करने से बचत भी बढ़ेगा ये भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे यही चीज, फलस्वरूप आय भी घट करके O Y1 से O Y2 हो जाती है, जिससे बचत फिर से कम हो जाएगी। बचत फिर से क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार बचत में वृद्धि नहीं हो सकेगी, और मितव्ययता से हम आय बढ़ाना चाहते थे, परंतु यह विरोधाभास, यानी कि हम सोच रहे थे कि हम कंज्यूम कम करेंगे तो क्या होगा, आय बच जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन ये मितव्ययता है, झूठ है। परंतु यह विरोधाभास है कि इसे आय बढ़ने की बजाय कम हो गई। तो समझ में आया अब, ये चीज़ है ड्रिफ्ट, थ्रिफ्ट। ठीक है, पैराडॉक्स थ्रिफ्ट जो है इसी को बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे, इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिखा है। और 10 इंक्रीज सेविंग्स नीड नॉट इंक्रीज टोटल सेविंग। इंक्रीज सेविंग में अगर आप बढ़ाते हो तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी पूरी जो सेविंग है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ये ग्राफ बता रहा है। इस ग्राफ को जरूर बनाना, और इसका जो 2-3 लाइनें जो नीचे हैं जो मैंने ग्राफ को समझाया, इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर दैट मार्जिनल कंज्यूम हैज शिफ्टेड फ्रॉम SS टू SS1 लोअर ऑफ प्रोपोर्शनिटी। ठीक है ना, तो ये लोअर प्रोपोर्शनिटी पे चला गया, इसका प्रोपोर्शन पहले यहाँ था, ये प्रोपोर्शन यहाँ हो गया। और एज रिजल्ट द नेशनल इनकम ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम O Y1 टू O Y2, और इसी तरह से नेशनल इनकम O Y1 से O Y2 हो गया, यानी कि इधर शिफ्ट हो गया। आप देख रहे हो O Y1 और O Y2 में क्या अंतर है, देखो पहले O Y1 जो थी, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो यहाँ पे O Y1 जो है ये है। ठीक है, लेकिन अभी इसके शिफ्टिंग होने से, ये पहले कब था, जब यहाँ पर आपका मिल रहा था ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब जब ये आपकी बढ़ी, क्या बढ़ी, तो आपका ये जो है O Y1 O Y2 हो गया, यानी कि सरक गई, यहाँ पे आ गई, छोटी हो गई, कम हो गई। तो इसमें यही चीज़ बताइए कि O Y1 शिफ्टेड टू O Y2 ड्यू टू विच द सेविंग विल बी रिड्यूस्ड अगेन, यानी कि सेविंग क्या हुई, फिर कम हो गई। ऑब्वियस सी बात है, आय कम तो फिर सेविंग कम। और दस द सेविंग विल नॉट इंक्रीज, और थ्रू फ्रॉगलिटी we wanted to increase income, but it is paradoxical that instead of increase it reduced income। मतलब हमारी जो मित वर्णा, जिसको हम सोचते थे ना, कल्पना, ये कि ये हुआ, ये वो वाली कहानी है, यहाँ पे समझ में आ चुका होगा अब आपको। तो इस तरह से ये आंसर था। आशा करूंगा कि आप लोग ये डायग्राम जरूर बनाना, ताकि आपको जो एग्जामिनर है ना, कम से कम 2-4 लाइनें कम भी लिखो, कहीं पे भी आप कम करना चाहो। वैसे कम करने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपलेस्ट वर्ड में लिखा है पूरा का पूरा एग्जाम, तो इसको आसानी से आप समझ सकते हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शेयर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।